अब नेक्स्ट है आपका जो 6.4 का बी टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें आपको दिया है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आपका स्टेट का बदलना, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें जो स्पेशल बात की जाती है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है ना, आइस मेल्ट होता है, तो मेल्ट क्यों होता है? क्योंकि मेल्ट होने के लिए कुछ हीट लेता है। ठीक है, और जनरली ये प्रोसेस किस पे होती है? ओपन एटमॉस्फेयर में एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। सेकंड पार्ट में बातें नहीं। फर्स्ट में। ठीक है, तो एक फेज चेंज का एग्जांपल कितना है? H2O। H2O अगर सॉलिड है तो सॉलिड से H2O का क्या बनना? लिक्विड बनना। तो ये एक फेज चेंज का, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है? एग्जांपल है। इस समय क्या हुआ? फ्यूजन हो गया। क्या हुआ? फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? वाटर फ्यूज हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। तो इस समय जो एंथैल्पी यूज करते हैं वो यूज करते हैं डेल्टा FUS। ठीक है, डेल्टा FUS और H यहाँ पर नॉट के लिए अपन ये स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो कितनी होती है? 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपको बताया गया है। ठीक है, पॉजिटिव साइन क्या बताता है एंथैल्पी में? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब अगर हीट थोड़ा सा ले लेता है वाटर तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। ज्यादा नहीं है इसमें, 6 बस किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो थोड़ा सा हीट लेने पे वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। सॉलिड जो फॉर्म है, मतलब आइस, इसको क्या कहेंगे अपन? ये क्या है हमारा? आइस। और ये हमारा क्या होगा? लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर। ठीक है ना। तो इस समय क्या हुआ? अच्छा, इस प्रोसेस को उल्टी करेंगे मतलब अगर H2O लिक्विड से किसमें बनेगा? तो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। मतलब अब इस समय हमें क्या करना पड़ेगा? इसे फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजर में रखना पड़ेगा। लिक्विड को किसमें रख दो? फ्रीजर में। ठीक है, अब उस समय जो हीट निकलेगी वो कितने निकलेगी? जो आपकी डेल्टा H बनेगी वो क्या बनेगी? -6 किलो जूल पर मोल। ये समझ गए नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर से 6 किलो जूल हीट लेगा तो अगर प्रोसेस उल्टा होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग को ये 6 किलो जूल हीट देगा। बराबर है? ये अगर रिवर्सिबल है तो ये तो एक्सोथर्मिक हुई ना। लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है आपका तो क्या होगा? सराउंडिंग को हीट देगा कितनी? 6 किलो जूल। क्लियर है? तो आपको लगता है कि भाई आप देखो, लिक्विड से सॉलिड जब आप बनाते हो, लिक्विड से मतलब आप बर्फ बनाते हो, तो आपको लगता है कि हीट देनी पड़ रही है, पर हीट देते नहीं, आप हीट खींचते हो। फ्रीजर क्या करता है? हीट खींचता है। ठीक है, और सराउंडिंग को दे देता है। तो अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रहो तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। अपन बस ऐसे समझो कि हीट उसको सराउंडिंग को ये दे देता है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ से एंथैल्पी चेंज आती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेल्टा H, डेल्टा फ्यूजन ऑफ H, मतलब सॉरी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन लिख लो, यही पिघलना। The enthalpy change that accompanies the enthalpy change that accompanies
फटाफट लिखो। द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of, बुक से लिखा रहा हूँ काली वाली डेफिनेशन, टीपते जाओ फटाफट। द एंथैल्पी चेंज accompanies melting of 1 mole of solid substance in a standard state in standard state मैंने क्या बताई थी आपको? पहले लिख लो। 1 mole of solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion और molar enthalpy of fusion और molar enthalpy of fusion। मोलर मतलब कितने मोल की बात हो जाएगी? 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल, देखो 1 मोल आइस को लिक्विड बनने के लिए 1 मोल आइस को लिक्विड बनने के लिए कितनी हीट लेना पड़ी? उसी को अपन ने क्या बोला? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सबके अलग अलग नाम है यहाँ पे। चलो, अब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज, अगर सॉलिड मेल्ट होता है तो कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। सॉलिड अगर मेल्ट होता है तो कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। सो ऑल द एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव। हमेशा एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन क्या रहेगी? ये कैसी रहेगी? देखो, पॉजिटिव। एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन क्या रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव क्या शो करता है? ये कैसी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। हमेशा कैसी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक। ये फ्रीजिंग की बात नहीं कर रहे अपन, अभी किसकी बात कर रहे थे? ये फ्यूजन की। फ्रीज तो अब मैंने इसका रिवर्स प्रोसेस बताया। ठीक है, तो अच्छा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ये अपन ने क्या किया? वाटर को क्या किया? फ्यूज किया। फ्यूज किया तो क्या बन गया? वो आइस से क्या बन गया? वाटर बन गया। अब अपन पानी को क्या करने जा रहे हैं? उबालने जा रहे हैं। ठीक है, उबालने में कौन सी चीज़ होती है, कौन सी हीट इन्वॉल्व होती है? हीट ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेट होता है ना पानी। ठीक है, तो अब इवोपरेशन की बात, तो नेक्स्ट लिखो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ है यार? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसको अपन कैसे बताते हैं? डेल्टा के आगे क्या लिखते हैं अपन? VAP, यहाँ पे H और यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कल। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपर 1 मोल ऑफ लिक्विड। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं इसको। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, कोई चीज़ वेपर कब बनेगी? जब पहले तो क्या होगा? लिक्विड से कोई चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस। गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। ये चीज़ कितनी होनी चाहिए? 1 मोल। ये चीज़ कितनी होनी चाहिए? 1 मोल लिक्विड से गैस भी कितना बनना चाहिए? 1 मोल लिक्विड से 1 मोल जब गैस बन रहा है, मतलब गैस मतलब अल्टीमेटली क्या बन रहा है? वेपर्स बन रहे हैं। तब कितनी हीट की जरूरत पड़ रही है? रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अपन उस समय जो हीट है उसी हीट को क्या बोलते हैं अपन? डेल्टा वेपराइजेशन, मतलब डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, लाइक दिस। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सब कुछ सेम डेफिनेशन है। ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये प्रोसेस किससे पे होती है? टेम्परेचर क्या होता है इसमें? कांस्टेंट। मतलब जिस प्रोसेस पे बॉयल हो रहा है वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और प्रेशर भी हमारा फिक्स होता है। कितना होता है? 1 बार। और 1 मोल लेना है अपने को। कोई 10 मोल ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई मन से मन 32 से कुछ भी ले रहा है, तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं? इसलिए अमाउंट को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है कि भाई इतना लेना। तुम कहाँ भी हो, नेपाल में हो, चीन में हो, या फिर US में हो, UK में हो, तेरा रिजल्ट हर बार हमारे इंसान से क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो सबकी बात 1 मोल की जाएगी। ठीक है, इसीलिए बात हम 1 मोल की करते हैं। इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लिख लिया?
और मोलर एंथैल्पी ऑफ, ये मोलर भी हो गया, मोलर मतलब कितने मोल की, 1 मोल की। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैसी प्रोसेस थी, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाना, सीधे गैस में। तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें, गैस में, बिना किसी लिक्विड में कन्वर्ट हुए। जैसे कपूर, कैम्फर, कपूर क्या होता है, पड़े पड़े क्या हो जाता है, उड़ जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो एकदम से प्रोसेस नहीं होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है उसको होने में। ऐसा नहीं कि आपके सामने उड़ जाएगी, ठीक है। आप देखते हो कि भाई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इतनी बड़ी गोली रखी थी वो कपड़ों में और छोटी गोली हो गई है। तो ये जो होता है ना, मतलब ये प्रोसेस क्या है, सॉलिड से क्या हो गई गैस। जनरल सॉलिड से कोई चीज़ें पहले क्या बनती है, लिक्विड, और लिक्विड से फिर किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। पर सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में सीधे सीधे क्या हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। तो यहाँ पर एक और डेल्टा आ गया नया, क्या बोलेंगे, डेफिनेशन भी समझ गए आप, क्या है कि पूरी मन से लिख सकते हैं आप। हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेफिनेशन क्या हो गई, स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं अपन सभी को, क्योंकि एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है 1 बार, और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हमने अब जो भी टेम्परेचर लिया है वो निर्धारित टेम्परेचर पर ये प्रोसेस को कर रहे हैं। और 298 केल्विन मैंने बताया था आपको टेम्परेचर, बाकी हर प्रेशर, हर टेम्परेचर उसको फेवर नहीं करता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द चेंज इन द एंथैल्पी। अच्छा, ये जितनी भी एंथैल्पी सब चेंज है। डेल्टा मतलब क्या बताता है, चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कॉमा डेल्टा सब एच जो भी है बुक में दिया हुआ, इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस sublimes at a constant temperature and under standard pressure. ठीक है, और जितने भी आपने एंथैल्पी चेंज अभी पढ़े, ऑल एंथैल्पी चेंज, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इन मॉलिक्यूल में कितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आपस में अच्छी है। जैसे कंपेयर करते हैं अपन किसको, वाटर को और एसीटोन को। आपने वो देखा है, वाटर और एसीटोन, मतलब एसीटोन मतलब आप थिनर या फिर सैनिटाइजर समझ लो, इस टाइप की जो भी सब्सटेंसेज है, वो आप जैसे ही हाथ पर रखते हो आपकी हथेली से हीट लेके क्या हो जाते हैं, मतलब उनको हीट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मतलब उनके लिए जो चेंज है वो क्या है, बहुत कम है। पर वाटर को हथेली पे रख के उड़ जाता है क्या वाटर, नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वाटर के अंदर डायपोल इंटरेक्शन भी अच्छा है। मतलब इसमें डायपोल बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप से, इसमें नहीं बनता है। तो मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पूरी केमिस्ट्री लगती है, आप पूरी लगा सकते हो सब टाइप की। इसमें H2O का फॉर्मूला और बाकी एसीटोन वगैरह का फॉर्मूला, कीटोन ग्रुप होता है इसमें, क्लियर है। तो ये सब लगाते हो तो क्या पता चलता है इसमें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी में ज़्यादा होता है। इसलिए पानी को वेपराइजेशन करने के लिए हीट भी क्या देनी पड़ती है, ज़्यादा देनी पड़ती है। एसीटोन को हीट ज़्यादा देनी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्ड वगैरह होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जरा से टूट जाते हैं वो। मतलब जरा सी एनर्जी हमसे ली, हमारी हथेली से एनर्जी ले लेते हैं और वो उड़ जाता है, इतना उसके लिए काफ़ी होता है उतनी एनर्जी। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बता चुका हूँ, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन न्यूमेरिकल तो अभी हमने देखे नहीं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कल पढ़ ली थी, ठीक है। हमने इसके ऊपर खूब बात की थी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की।
अब इसके बाद फिर आपको जो नेक्स्ट दे रखा है दैट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। क्या दे रखी है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसके बारे में क्या बता रखा है ये क्लियर हो गया? कल हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब एक मोल बनने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स इन देयर फ्री नेचुरली ऑकरिंग स्टेट था, ठीक है। तो वो उसी हीट को अपन ने क्या बोला था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, उनकी जीरो लेते हैं, मैंने बताया था। जो नेचुरली होते हैं वो जीरो, ठीक है। तो जो नेचुरल होते हैं वो आपको कहीं पता भी नहीं है, मन से कुछ का भी मन नहीं ले सकते हैं अपन, इसलिए जो पता रहते हैं ना वही देते हैं, सभी ध्यान रखना, ठीक है। जैसी चीज़ें आपको पता रहेगी हमेशा वही पूछेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर सीजीएम की क्या ले लेंगे, तो वही अपने को नहीं पता उसका स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल तो जो है भाई उसी में ही बन रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में ही खेल खत्म हो जाएगा, जो हमने कल बात की थी। फिर थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो नेक्स्ट हेडिंग है, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा RH। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद, शुरू की लाइन दे रखी 3, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ठीक है, अ बैलेंस्ड chemical equation together with its value of delta RH, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है? जैसे C2H5OH किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ये किससे रिएक्शन कर रहा है? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के गैस से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाता है? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं प्लस 3 मोल वाटर के निकलते हैं। वाटर किस फॉर्म में बनता है? इसमें लिक्विड फॉर्म में बनता है। और इस समय जो इसका डेल्टा RH होता है, मतलब ये पूरी रिएक्शन का डेल्टा RH हो गया। इक्वेशन बैलेंस है पूरी। इस समय ओवरऑल हीट जो इक्वेशन ली या दी वो क्या हो रही? -1367 किलो जूल पर मोल। मतलब आपने एक इक्वेशन लिखी, सबसे पहले तो ये बैलेंस है, इधर 2 कार्बन, ठीक है, इधर कितना है हाइड्रोजन? 5, इस तरफ कितने हैं? 5 और 1 6, इधर भी कितने? 5 और 1 6, इधर भी कितने? 6, 2 दूना 4 और 3 7, 3 दूना 6 और 1 7। ऑक्सीजन भी क्या है? सब बराबर हो गए, मतलब पूरी इक्वेशन बैलेंस है। तो जब बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन में जो डेल्टा RH लिखा जाता है, अब R के यहाँ पे क्या होगा? R क्या फिक्स है क्या? R मैंने बताया था R वेरिएबल होता है। रिएक्शन का जो भी R होता है वो क्या होता है? वेरिएबल। मतलब फ्यूजन हो गया या फिर आपका फॉर्मेशन हो गया, वो सब चीज़ें कुछ भी हो गए, तो आप डेल्टा R जो भी लिख देते हो इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए और उसकी डेल्टा RH की वैल्यू लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये रिएक्शन आपको क्या बता रही है अभी? ये रिएक्शन इसको बोलते हैं इथेनॉल। अल्कोहल ग्रुप है, इतना तो पता होगा। OH मतलब अल्कोहल ग्रुप। इथेनॉल को आप क्या कर रहे हो? कंबशन कर रहे हो। जब भी ऑक्सीजन से कोई सी भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है? कंबशन। आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये हमने 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? ऊपर वाली इक्वेशन जो आपने लिखी, ये किसका कंबशन हो रहा है? इथेनॉल का, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर या फिर कुछ लिखा नहीं है, मतलब सब कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड बात करते हैं अपन। तो और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इससे इतना पता चलता है, ठीक है। चलो अब कुछ कन्वेंशंस होते हैं, तो इट वुड बी, ये लिखो नेक्स्ट, देखो थर्मोडायनामिक कन्वेंशंस रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फर्स्ट, वैसे तो वो जनरल है। फर्स्ट क्या दे रखा है? कोएफिशिएंट इन बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कोएफिशिएंट इन बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कोएफिशिएंट मतलब क्या? देखो ये क्या है? कोएफिशिएंट
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं अपन इसको। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और ब्रैकेट में नेबर मॉलिक्यूल, वो लिख लो, पॉइंट पूरा लिखा है ना। कोएफिशिएंट रिफर्स नंबर ऑफ मोल्स, नॉट द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल रिफर नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो अपन पढ़ते ही थे बचपन से। दूसरा, ये मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। दूसरा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच। डेल्टा आर एच किसको रिफर करेगी? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। इक्वेशन में कितने सब्सटेंस है, मतलब इक्वेशन में जितने भी, जैसे यहाँ पर अगर आपने डेल्टा आर एच देख लिया तो अपन ये कितने मोल का है? ये 1 मोल का है। O2 का कितने मोल के लिए बोलेंगे? अपन ने बात की थी। CO2 के कितने मोल की होगी? 2 मोल की। और H2O के कितने मोल की होगी? 3 मोल की। दूसरा पॉइंट लिख लिया कि डेल्टा आर एच क्या सिग्निफाई करता है? नंबर ऑफ मोल्स इन इक्वेशन। इक्वेशन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस के कितने मोल है उस इक्वेशन में, उसको सिग्निफाई करता है। जैसे यहाँ पर C2H5 के कितना मोल है? 1 मोल। तो 1 मोल C2H5 का डेल्टा आर एच कितना हुआ? -1367। समझ गए? 3 मोल ऑक्सीजन, 3 लगा है तो क्या बोलेंगे? 3 मोल ऑक्सीजन का डेल्टा आर एच कितना हुआ? इतना, सेम। 3 का दिया है तो 1 का निकाल लेंगे। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? सेम ही रहेगा ये डेल्टा आर एच। पर मोल कितने पढ़ोगे? जितने उस सब्सटेंस के आगे लगे हुए हैं। तीसरा, क्या 2 ही पॉइंट दे रखे हैं। ये सब चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी तो फिर इसके बाद फिर जो हेज़ लॉ है वो अपन कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ, जो फॉर्मेशन वगैरह है आपका, जो फ्री स्टेट में फॉर्मेशन आपका है, 0 वगैरह है। थर्ड वाला एक और लिख लो, थर्ड पॉइंट। when chemical equation is reversed, the value of delta R is reversed in sign। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि ये किसकी, ये मोल होते हैं, नॉट मॉलिक्यूल। तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर इक्वेशन को क्या करते हो आप? रिवर्स करते हो। इक्वेशन को क्या करते हो? रिवर्स करते हो। तो डेल्टा आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा आर एच में कैसा साइन लगा दोगे? नेगेटिव। डेल्टा आर एच में कैसा साइन लगा दोगे? नेगेटिव। जैसे कैसे? A प्लस बी मिलके कुछ C बन रहा है, और यहाँ पर डेल्टा जो आपका आर एच है वो है कुछ H1। कितना है? H1। ठीक है। अब इसको रिवर्स करने का मतलब है C टूट के क्या हो जाएगा? A प्लस बी। C टूट के क्या हो जाएगा? A प्लस बी। तो इसका डेल्टा आर एच क्या हो जाएगा? -H1। अगर ये वैल्यू अगर 100 है, 100 किलो जूल पर मोल, तो ये क्या हो जाएगी? -100 किलो जूल पर मोल। ये अगर वैल्यू -150 है तो ये कितनी हो जाएगी? +150 किलो जूल पर मोल, जो भी आपका यूनिट है। साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। हेज़ लॉ पढ़ने के लिए ये सब जरूरी था। कुछ चीजें मैंने कल भी बताई थी आपको, याद रखना। फिर हेज़ लॉ है नेक्स्ट। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन रहेगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट इज हेज़ लॉ। HESS हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, कुछ एंथैल्पीज और आएगी, जैसे क्या?
हेज लॉ पढ़ने के बाद आपको एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी है 6.5 में। अभी अपन ने एंथैल्पीज किसकी बात करी है? फेज चेंज की बात करी 6.4 में। फेज चेंज जो भी था, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फॉर्मेशन और ये सब जो भी था। अब एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगी, ये कब आएगी? जब आप क्या पढ़ोगे? हेज लॉ के बाद में आएगा। हालांकि कुछ लोग इससे पहले भी पढ़ा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेज लॉ का पहले स्टेटमेंट लिख लो। हेज लॉ ऑफ अ कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब हेज लॉ ही लिखते हैं सीधे इसको। अच्छा, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, आगे जो भी अपन पढ़ेंगे ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये केवल फाइनल और इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप वहां से वहां तक कैसे आए हैं। ठीक है, तो हेज लॉ क्या बोलता है? लिखो इसके बारे में एक पैराग्राफ। इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, if a reaction takes place in several steps, इसको लिखना ही नहीं है, समझना भी है। then its standard reaction enthalpy is the sum of then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction of the intermediate reaction। हेज लॉ का वो ब्लैक वाला पैराग्राफ पे लिखवा रहा हूँ, ई वाला 175 पे। into which the overall reaction may be divided at the same temperature। ठीक है, अब जैसे इसको ऐसे बताया कि जैसे मान लो कि आपकी एक इक्वेशन क्या है, a प्लस बी मिलके क्या दे रही है? a से, अपन इसको ऐसा लिखते हैं, a से क्या मिल रहा है? कोई चीज, a से क्या मिल रहा है? c। इस समय कुछ डेल्टा h की वैल्यू है, वो आपको क्या है बतानी है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रही है ए से सी, ये दो अलग अलग प्रोसेस हो रही है कुछ इस तरीके से कि अगर ए से बी मिले तो उसका डेल्टा एच मिलता है आपका कुछ H1, कितना मिलता है? H1। और बी से अगर कोई प्रोसेस हो सी तक तो उसका डेल्टा एच मिलता है लेटेस्ट से कितना? H2। देखो, आपको ए से सी कोई रिएक्शन हो रही होगी, मतलब कुछ रिएक्टेंट से क्या बन रहे होंगे? कुछ प्रोडक्ट बन रहे होंगे। अब इसका कोई डेल्टा एच आपको क्या निकालना है? फाइंड करना है। तो हेज ने क्या बताया कि आप अगर ये कोई स्टेप नंबर ऑफ ये जो स्टेप्स है, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, ये रिएक्शन अगर छोटी छोटी स्टेप्स में हो रही है, मतलब एक बार में ऐसी करो या फिर क्या करो, ए से बी बनाओ, बी से क्या बनाओ? सी बनाओ। दोनों ही केस में एंथैल्पी का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर। दोनों केस मतलब या तो डायरेक्ट यहां से यहां बनाओ, एक स्टेप तो ये, और दूसरा स्टेप क्या है? ये वाला। ठीक है, नहीं ये तो ये डिपेंड करता है आपको, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, सरल वगैरह कुछ नहीं। उसने क्या दिया? एक लॉ दिया है, ये तो अभी लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ए से बी और बी से सी, अब देखो दोनों को प्लस करो, दोनों को क्या करो? प्लस करोगे। जब ये प्लस करोगे तो LHS का LHS प्लस होगा और RHS का RHS प्लस होगा, और साथ में डेल्टा के भी क्या हो जाएंगे? ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि उसने सम लिखा हुआ है।
आ रही बात समझ में? जब इसको प्लस करोगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी गिव्स क्या, b प्लस सी, b से b, और यहाँ पे डेल्टा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2। तो देखो जो डेल्टा h होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, h1, मतलब अपना डेल्टा h निकल जाएगा किसका, h1 प्लस h2 के बराबर। और ये प्रोसेस भी देखो कैसी हो गई, ऐसे सी हो गई। मतलब आप ये प्रोसेस को एक बार में कर रहे थे तो जो डेल्टा एच निकलेगा वो बराबर रहेगा, अगर छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हो उनके जो एंथैल्पीज है उन सभी के एडिशन के बराबर। समझ में आया? चलो इसको रिएक्शन से देख लें। अब आपको जो एग्जांपल दिया है बुक में, सेम एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ग्रेफाइट वाला, इसको हटा दें। नोट कर लिया आपने इसको, हेज लॉ का। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हेज लॉ इन सिंपल टर्म। ठीक है, इसी चीज को इक्वेशन से बताया जाता है बाद में। तो ये समझ में आ गया? अच्छा, ये समझ में आ गया जोड़ते कैसे इक्वेशन को। अच्छा, कुछ लोग इसको यहीं कट कर देते हैं, बोले है बटा यहीं काट दे, काय को लिख रहा है इधर, मतलब सीधे सीधे क्या उधर कोने कोने, बाद में भी तो कटेगा यार। तो फिर ये क्या लिख दिया सीधे, a टेंस टू, मतलब सॉरी a गिव्स c, ऐसा भी लिख सकते हो आपको अगर शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसा नहीं कि वो बाद में लिखा और ये, तो मैं बाद में अगर ऐसे काट दूं तो आपको समझना है कि यहाँ पर इस तरीके से ये बाद में कटेगा या पहले कटेगा, बात तो एक ही रहेगी। ठीक है, अब जो है एक एग्जांपल लिया है कि कार्बन कैसा लिया है, कार्बन का एक ग्रेफाइट फॉर्म लिया है मैंने, ये गैस वाला नहीं लिया, पूरा पूरा ग्रेफाइट के लिए जी लिख रहा हूँ मैं, है ना, गैस थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है, और कैपिटल जी लिख दो, ग्रेफाइट के लिए कैपिटल जी, चल ठीक है बोलने के लिए लिख देता हूँ ग्रेफाइट। कार्बन किस फॉर्म में है, ग्रेफाइट। अब इसको हमने बर्न किया, ये कितने मोल था, कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या लिया 1 मोल। इसको जब हमने बर्न किया किससे, आधा मोल ऑक्सीजन से, मतलब 1 मोल बर्न होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिएगा, आधा मोल। ये तो समझ गए। एक्चुअली यहाँ बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 आता, वो 2 डिवाइड कर लिया होता तो क्या बन जाता है, ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसका, और ये किस फॉर्म में मिलता है, गैस। अब आपसे पूछा है कि इसका डेल्टा एच भाइयों प्राप्त करना है। समझ में आई बात, मतलब इसका डेल्टा आर एच, आर लगा दो यहाँ पे, आर में सब कुछ आ गया, ठीक, आर में क्या आ गया, सब कुछ, क्योंकि तो एक वेरिएबल है, सब कुछ आ गया। वो डेल्टा आर एच क्या है इसका फाइंड करना है। अब कुछ CO2 भी बनती है, एक्चुअली CO2 भी बनेगी और क्या बनेगा, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ये तो पता है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसको बोलते हैं कंबशन। किसी भी चीज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने को क्या बोलते हैं, कंबशन, जलना, है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में सहायक होता है, वो खुद नहीं जलता है पर दूसरों को जलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कंबशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीजन भी कैसा है, कौन से स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में अपन लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसको अपने को निकालना है। अब देखो एक लाइन दे रखी, ऑल्दो CO इज द मेजर प्रोडक्ट, सम CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर वी कैन नॉट मेजर एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन डायरेक्टली। इसको CO2 भी बनेगा, केवल CO नहीं बनेगा। However, if we can find some other reaction involving related species, मतलब अगर हम कोई दूसरा तरीका निकाल लें जो इसकी रिलेटेड स्पीशीज से भी हो रही हो, जैसे A+B और वो था ना, तो उसमें रिलेटेड कौन था, A से C बनने में रिलेटेड कौन था, एक B बीच में आ गया था, वो क्या था, रिलेटेड था। However, if we can find some other reaction involving related species, it is possible to calculate the enthalpy change for the above reaction। मतलब आप ऊपर वाली रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ इक्वेशन दी है, ये खुद आपको याद नहीं करना वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल की वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे C ग्रेफाइड अगर ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है, अगर पूरी ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है, किससे, 1 मोल, पूरी 1 मोल से रिएक्शन करता है, तो क्या देता है, CO2 देता है, तब क्या बना लेता है। और उस समय इसका डेल्टा H का वैल्यू कितना दे रखा है, -393 किलो जूल पर मोल दे रखा है, 393.5 किलो जूल पर मोल। समझ गए,
मतलब ये 1 मोल की इतनी डेल्टा एच का डेल्टा आर एच है ना, डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लियर है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का इन खुद ने निकाला हुआ है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किससे रिएक्शन करता है, आधा मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जो कि गैस फॉर्म में है, तो भी क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है। नहीं समझे? इस समय डेल्टा आर एच का वैल्यू कितना होता है, -283 किलो जूल पर मोल। मतलब हर एक मोल का, ये 1 मोल का है, समझ गए ना, ये सब किसका है, 1 मोल का। मतलब 1 मोल CO का हाफ, यहाँ पे हाफ मोल O2 इज इक्वल टू इतना, तो 1 मोल का निकल जाएगा। 1 मोल का कितना आएगा ऑक्सीजन, 1 मोल का एनर्जी कितना आएगा डेल्टा आर एच, डिवाइड बाय 2 नहीं, आधे का इतना है तो 1 का तो डबल होगा ना, 2 रहता तो 2 में डिवाइड करते हैं, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे पर मोल का मतलब अपन कल बात कर चुके हैं, इसके बारे में और बात की थी। अब आपको देखो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। आपको 1 और 2 का यूज करके क्या बनाना है, इक्वेशन 1 क्या बनाना है, इक्वेशन 1। अब देखो क्या रिक्वायर्ड है, कार्बन चाहिए, कार्बन चाहिए, यू वांट व्हाट, कार्बन, कार्बन के कितने मोल चाहिए, 1 मोल। हाफ क्या चाहिए, O2 चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, मतलब CO2 यहां से क्या करना है आपको, गायब करना है। CO2 क्या करना है, गायब करना है। तो बताओ मैं क्या इक्वेशन को प्लस करूं कि माइनस करूं, किस में से किसको प्लस करूं या किसको से किसको माइनस करूं। क्या कर सकते हैं इसमें, CO2 को हटाना तो CO2 में से CO को नहीं, यानी कि सेकंड को पास हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ ऐड करना है कि माइनस करना है भाई, सर आपने पहले तो बताया ऐड करना है। अरे ऐड सम का मतलब ये हो गया है कि अब वो आप साइन के हिसाब से करना है। मतलब आपको अल्टीमेटली क्या करना है, इससे क्या करना है, ये इक्वेशन लेके आनी है ना। तो उसके लिए आपको जो भी चीज़ करना पड़े वो आपको करना होगी। अब देखो वहाँ पे हाफ मोल तो है, अगर ये जो जैसे 1 -2 कर देते ना, हाँ 1 - 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C - CO बराबर है CO2 तो माइनस हो जाएगा, उधर और फिर माइनस जो CO रहेगा वो इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, वही करना है आपको। ठीक है ना, मैं एक और चीज़ देख रहा था, चलो डायरेक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। इक्वेशन 1 माइनस क्या कर दो, इक्वेशन 2 माइनस करना है। सम जो था ना, सम का मतलब एक्चुअली क्या हो रहा था, आपको इसको लाने के लिए अगर जोड़ना पड़े तो जोड़ भी सकते हो और घटाना पड़ रहा है तो घटा सकते हो। मतलब उसका बोलने का मतलब ऐसा है कि इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से मैनेज करो ताकि ये आंसर आ जाए। तो घटाने पे देखो अब क्या होगा, देखो माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो यहाँ पर क्या होगा, LHS से LHS माइनस हो जाएगा और RHS से RHS माइनस होगा। देखो अब ये क्या है, कार्बन G ग्रेफाइट वाला है ना, प्लस O2G, फिर यह माइनस क्या होगा, CO माइनस हाफ O2G गिव्स क्या देगा, CO2G माइनस CO2G। CO2 और CO2 तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, इधर कुछ भी नहीं बचा। आया बात समझ में? अरे वही ना यार, जितनी 1 मोल गैस थी उतनी 1 मोल गैस इधर उधर की माइनस हो गई, कितना बचा, 0। चलो हाँ ठीक है, निकालो। अब ये कितना है, 1 मोल O2 और ये क्या है
हाफ बचा। तो कितना बचेगा 1 माइनस आधा, तो हाफ बचेगा। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, हाफ कितना O2 का एक कुछ जी, मतलब ये और ये भी खत्म। क्लियर, ये और ये भी हमारे सॉल्व हो गए। अब क्या बचा इधर, कार्बन का ग्रेफाइट प्लस, ये तो प्लस होगा ना क्योंकि ये तो अपन साइन प्लस का लगेगा, और ये माइनस सी उधर जाके क्या हो जाएगा, और ये क्या बच गया गैस। आ गई वही इक्वेशन। अब इसका क्या हाल होगा, आपने क्या किया था, 1 में से किसको माइनस किया, 2 में से, हाँ 1 में से 2 को माइनस किया, तो यहाँ भी वही कर लो, क्या करोगे, 1 में से 2 को माइनस करोगे तो माइनस 395.5 किलो जूल पर मोल, माइनस, और ये माइनस जो कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 283 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब माइनस का 395 और प्लस का क्या हो जाएगा, कर लो इसको सॉल्व। -110.5 किलो। ठीक है, कितना माइनस, 110.5। ठीक है, हाँ बस ये हो गया टॉपिक। ये इसको ही क्या बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड दी हैज़ लॉ। भाई 111.5 आ रहा है। माइनस 110.5 बुक में दिया है। 110.0 है, 283.0 करना और फिर माइनस। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अरे भाई मत प्रूव कर, पता है। अब ऐसे क्या, आपको अगर इक्वेशन को किसी को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे भी क्वेश्चन हम करेंगे। 3 O2 की जरूरत है, मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों इक्वेशन। किसकी, O2 की कमी है तो उसका क्या करना, O2 की कमी नहीं, वो तो आपको करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको रख दो। ठीक है, तो ये डायग्राम भी दिया आपने कि अगर ए से बी पे आपको डेल्टा आर एच निकालना है, तो अगर कोई प्रोसेस ए से सी पे कर रहे हो आप, ए से सी पे कर रहे हो तब डेल्टा आर एच 1 निकल रहा है। फिर वही प्रोसेस सी से डी पर कर रहे हो तब कितना निकल रहा है, डेल्टा आर एच 2, और डी से बी पे कर रहे हो तब कितना निकल रहा है आपका, डेल्टा आर एच 3। तो अगर आपको ऐसे बी पे निकालना है तो जो डेल्टा आर एच निकलेगा, ये जो आपको क्वेश्चन मार्क है, ये क्या कर दो, इन सबको 1, 2 और 3 इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपका डेल्टा आर एच आ जाएगा। सर कभी बी से डी, ठीक है, डी से बी जाना हो तो सर बाकी